उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1994 सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन है इंडस सिविलाइजेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट्स ऑन द हड़प्पन कल्चर? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? रॉक एडिट शिलालेख, द राइटिंग इन टेराकोटिंग सील टेराकोटा मुद्राओं पर अंकित लेख, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन पुरातात्विक खुदाई, ऑल ऑफ द अबव। रॉक एडिट शिलालेख तो नहीं दिखा मुझे कहीं, टेराकोटा सील पे लिखा हुआ तो पता नहीं, सी लग रहा है। सही है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन पुरातत्व खुदाइयों से पता चला है। सिंधु सभ्यता का उद्घाटन विभिन्न पुरातत्व खुदाइयों के द्वारा हुआ है। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया। अब वैदिक सिविलाइजेशन पे चलते हैं। आयुर्वेदा दैट इज लाइफ ऑफ साइंस अपीयर्ड फर्स्ट इन। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? अरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का उदय वैदिक काल में हुआ माना जाता है। विज्ञान का जीवन का विज्ञान के तहत स्वास्थ्य एवं बीमारियों के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में विभिन्न औषधियाँ, टोने टोटके तथा तंत्र मंत्र आदि का भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। फिर ये 8वां क्वेश्चन इधर क्यों आ गया? अच्छा ये था 5वां, छठा, 7वां। अच्छा मिसप्रिंट हो गया है अभी। पहले चौथे पे चलते हैं, तीसरे पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा? तो ये रिपीटेड है, 1991 में भी आया था। अब देखिए सिंपल है वैसे, ये सांख्य है इसका आंसर। वैशेषिक कर्म मीमांसा और योगा। तो सांख्य जो है सबसे पुराना था। सांख्य दर्शन भारत दर्शन की आरंभिक विचारधाराएं हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है। अद्वैत के प्रणेता शंकर, आचार्य शंकर ने सांख्य को प्रधान मल्ल कहा है। वैशेषिक दर्शन ने प्रणेता कणाद थे और कर्म मीमांसा के जैमिनी तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि थे। अब मौर्य से एक सवाल है, पोस्ट मौर्यन से। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, नेम द कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्क एंड मार्क आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर कोड। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उसके हिसाब से कोड भरना है। अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदासा और कंबन। तो इसके उसके समय में कौन थे? कालिदास क्या कनिष्क का समय का आदमी है? नहीं, कालिदास तो बाद का गुप्ता काल का है। तो अगर थर्ड कटता है मेरा तो थर्ड ही कट गया, ऑल ऑफ दिस कट गया। यानी फर्स्ट अश्वघोष थे। कंबन भी उसी टाइम का ही आदमी है, मतलब चोला वगैरह का है, इसके समय का नहीं है कनिष्क के। तो वासुमित्र हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड वासुमित्र और अश्वघोष थे। कनिष्क के राजसभा का लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान विभूषित करते थे। पार्श्व वसुमित्र तथा अश्वघोष बहुत दार्शनिक थे। नागार्जुन और चरक उसकी राजसभा के रत्न थे। कनिष्क के द्वारा कुंडल वन कश्मीर में आयोजित चतुर्बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कालिदास, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। कमन चोल शासक कलोतुलंग तृतीय के दरबार में रहते थे। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र इज नॉट ट्रू? अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? इट प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द किंग, यह राजा का कर्तव्य का निर्दिष्टित करता है। इट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। इट ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, यह राजनीति के सिद्धांत को स्थापित करता है। इट हाईलाइट द नीड ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो बी इसका आंसर है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र मूलतः राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। इसमें प्रमुख प्रतिपाद विषय राजा, राज्य व राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि है। इसमें राजा राज्य के आर्थिक स्रोतों के बारे में चर्चा है, परंतु यह तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन नहीं करता। इसके लेखक कौटिल्य थे। इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन रचना है। Which of the following can be compared to the Prince of Machiavelli? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती? कालिदास का मालवी अग्निमित्रन से? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो यही आंसर होगा। फिर वात्स्यायन का कामसूत्र से या थिल्लोवीर का थिरुकल से? तो बी आंसर दिया है। क्या है कहना चाह रहा है?
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तथा कौटिल्य को भारत की मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली अपने ग्रंथ प्रिंस में कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में लिखी गई अनेक नीतियां एवं सिद्धांत को अपनाता है। गुप्ता पीरियड और पोस्ट एंड गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड बाय। चट्टानों से काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव ने, चोला ने, चालुक्य ने और राष्ट्रकूटाज ने। तो इसको पल्लव ने बनाया था। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लवों के काल में किया गया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन की एक उपाधि मामल थी। उसी के नाम से इस स्थान को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। मूलतः यहाँ पर एकाश्मक रथ मंदिर या मंडप निर्मित हैं जो कि नरसिंह वर्मन द्वारा बनाए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ही मेल खाता है? एलोरा केव। कौन सा मेल खाता है? एलोरा केव को क्या शक ने बनवाया था? नहीं। महाबलीपुरम को राष्ट्रकूटाज ने बनाया था? नहीं। मीनाक्षी टेम्पल्स को पल्लव ने बनाया था? नहीं। खजुराहो को चंदेल ने बनाया था? मीनाक्षी टेम्पल को पांडव ने बनाया था। महाबलीपुरम को पल्लवाज ने बनाया था। पहला वालों को गुप्ता के पीरियड में बने। तो बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति के चंदेल शासकों ने 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो चंदेलों की दूसरी राजधानी थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी कलिंजर महोबा उत्तर प्रदेश में थी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटा शासकों के समय 7वीं से 9वीं सदी के बीच में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ था। एलोरा की गुहा मंदिर हिंदू, जैन व बौद्ध तीनों शासकों के लिए, तीनों धर्मों के लिए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा किया गया था। अब चलते हैं इबन बतूता। द मूरिश ट्रैवलर विजिटेड द इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द। तो मूर देश के यात्री इबन बतूता किसके शासन काल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। बाबर, अकबर, महमूद गजनवी। तो किसके काल में आया था? तुगलक के खान के समय में आया था। मोरक्को वासी इब्न इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पहुंचा था। उसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। यह लगभग 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन में भी रहा। रहीला इबन बतूता की एक रचना है, वही उसने रहीला कर लिखा। अब आगे चलते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टीवेटेड लैंड। उसने कृषकों को जमानों की पैमाइश की जमीन की मालगुजारी वसूल की। सही बात है। ही इन्फोर्स रेवेन्यू मेजर इन द इंटायर एम्पायर। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। ही अबॉलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। उसने प्रांतों को गवर्नर का अधिकार से समाप्त किया। तीनों सही लग रहे हैं। नहीं, दूसरा वाला गलत है। पूरा नहीं, दिल्ली के आसपास रहा होगा। तो अलाउद्दीन ने राजस्व के लिए भूमि को नापने का प्रचलन कराया जिसे मसाहत कहा गया। इसके अलावा उसके समय गवर्नर के पास विशेष अधिकार नहीं थे। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य के समान रूप में लागू नहीं की जा सकी, अपितु भूमि की पैमाइश करके कृषकों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती इलाकों में ही लागू की जा सकी। द थॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द रिलीजियस बुक आदि ग्रंथ ऑफ द सिख। निम्न में से किस सूफी संत का विचारों को सिखों की धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथों से संकलित किया गया है? मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, फररुद्दीनगंज ए शखर और शेख नजीमुद्दीन औलिया। तो ये जो फरीउद्दीन गंज शखर ये शक्कर है, इनकी किया था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित पवित्र आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के नाम से मशहूर सूफी संत फरीउद्दीन गंज शक्कर के विचारों को संकलित किया गया है। रैदास, कबीर, नानक आदि संतों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संकलित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती परंपरा के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासनकाल देखा था। द पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टाइल इन द आर्ट ऑफ। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला को विवेक को दर्शाते हैं? आर्किटेक्चर शिल्पकला को, पेंटिंग को, चित्रकला को, इसी को करते हैं डांसिंग म्यूजिक को। तो पेंटिंग हो गया। भारतीय चित्रकला के बीज तो आदिमानव के पाषाण काल से गुफा चित्रण द्वारा ही दिए डाल दिया था, जिसका प्रमाण होशंगाबाद, भीमपेटका आदि गुफाओं में मिलते हैं।
चित्रकला की प्रमुख शैलियों में पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल तथा कांगड़ा स्कूल इत्यादि हैं। फिर लिखा है असर्शन, औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां टू द मुगल थ्रोन, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। हम्म, सही बात है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया नहीं, वो तो दारा शिको था। तो सी दिया है, दूसरा फॉल्स है। यद्यपि शाहजहां के पश्चात औरंगजेब गद्दी पर बैठा, किंतु वह शाहजहां को कैद करके उत्तराधिकारी का युद्ध लड़कर मुगल गद्दी को प्राप्त कर सका था। मुगल काल में उत्तराधिकारी के नियम का पालन नहीं किया गया था। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास वर डिफीटेड बाय, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया गया। किसने किया? मुगलों ने, अफगानों ने, ब्रिटिशर्स ने, रोहिलाज ने? तो अफगानियों ने किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया, मराठों व अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। मराठे इस युद्ध में हार गए। द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया वॉज, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही बात है। द कंपनी हैड वेस्टर्न ट्रेन इन्फेंट्री आर्म्ड विद मॉडर्न वेपन्स, कंपनी की सेना के पास पश्चिम परिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सही बात है। द इंडियन सोल्जर लैक्ड नेशनल स्पिरिट एंड कुड बी हायर्ड बाय द एनीवन हु पेड देम वेल। सही बात है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में ले सकता था। ऑल ऑफ द अबव। सन 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज रहा भारतीयों की राष्ट्र भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण प्रमुख थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापार करने हेतु आई, लेकिन धीरे धीरे भारत को राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठा के यहाँ की सत्ता का अधिपत्य कर लिया। अवध वॉज एनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया। तो कैसे मिलाया गया? क्या उसको पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक गठजोड़ की नीति द्वारा? नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत? नहीं। बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासित राज्य की घोषणा करके। सही बात है। बाय वेजिंग वॉर, नहीं, युद्ध के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 को अवध के नवाब नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विल्स जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। एसर्शन और रीजन वाले हैं, कथन कारक वाले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सही बात है। 1857 को सर्वप्रथम संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व का जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों में शासक उनका साथ देने से कतरा गए। सही बात है, ये भी देखते हैं। सही बात। हम्म। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता सेनानियों ने बहादुर शाह को का इसका नेतृत्व सौंपा, किंतु बहादुर शाह को अन्य रियासतों का शासकों का सहयोग नहीं मिला तथा स्वयं जनता ने भी उनका साथ नहीं देना चाहा था। 1857 का विद्रोह असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ कहाँ से की गई? कलकत्ता से, दिल्ली से, झांसी से या मेरठ से? तो मेरठ इसका आंसर होगा। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 का उत्तर प्रदेश के मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। धीरे धीरे यह विद्रोह दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, अवध, जगदीशपुर, बिहार तक फैल गया। दिल्ली में जाकर सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता का समाप्त करके बहादुर शाह जफर को भारत सम्राट घोषित कर दिया। वीर सावरकर ने 1857 को क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा है। 20वां क्वेश्चन बी, इंडियंस वर एश्योर्ड ऑफ मेनी थिंग्स इन डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858, विच अमंग द फॉलोइंग एश्योरेंस वर फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासन में कौन से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबैंडन्ड, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। सही किया था ये। स्टेटस को ऑफ द नेटिव रूलर वुड बी मेंटेन, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ये भी सही किया था। इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट इंडियन एंड यूरोपियन। भारतीय और यूरोपियन की सभा में समान व्यवहार मिलेगा। देयर बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ। नहीं नहीं, तो बस पहला वाला ही है। बाकी तो नहीं हो पाया था। 1 नवंबर 1858 को गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद की महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा।
जिसके तहत कंपनी के शासनकाल को समाप्त कर दिया और भारत में ब्रिटिश क्राउन की शासन की स्थापित हुआ। इस घोषणा के प्रावधानों से रियासतों में हड़पने की नीति को समाप्त कर दी, परंतु विकल्पों में दिए गए अन्य प्रावधानों को पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। अब आता है 21 क्वेश्चन। द मेन सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट विच स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के दौरान वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो पटना था। वहाबी जो मूवमेंट था पटना में शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी में वहाबी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के श्रेय के सैयद अहमद बरेलवी को जाता है, जो शाह अब्दुल अजीज के शिष्य था। शाह अजीज शाह वली उल्लाह के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनके संपर्क में आने वाले राय बली पर वहाबी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके चलते भारत में उसने पटना को वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाने का कार्य किया। Who among the following great men is called the father of Indian Renaissance? निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और दयानंद सरस्वती। तो इसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा गया। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1928 में कलकत्ता के ब्रह्म साम्राज्य नामक समाज सुधार संस्था की स्थापना की। लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता राजा राम मोहन राय की आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने संवाद कौमुदी की संपादन किया और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। इन्हीं प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के अधिनियम के 17 के साथ सती के सत्याग्रह प्रथा को समाप्त कर दिया। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द मैचेज इन द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू इन द अल्टरनेटिव गिवन द अंडर। सूचियों को नीचे दिए गए विकल्पों की सूची को सही सम्मिलित कीजिए। प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। हम्म तो प्रार्थना समाज तो राणा डे ने किया था। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में राणा डे एवं आत्माराम पांडुरंग ने किया। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने 1828 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में और मुंबई दयानंद सरस्वती ने तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया। फिर इसके बाद क्लाइव बेंटिक, चार्ल्स मैककेल फॉर कर्जन। क्लाइव जो था उसने क्या किया था? बेंटिक ने, चार्ल्स मैककेल ने और कर्जन ने। और यहाँ पे दिया रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन, प्रेसों पर प्रतिबंध हटाना। तो ये हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तो कर्जन ने किया था। ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल और अंग्रेजी शिक्षा, तो इसका एक बार देख लेते हैं। क्लाइव ने 1765 में बंगाल के द्वैत शासन की स्थापना की थी। बेंटक के काल में लॉर्ड मैकॉले ने 1833 में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। प्रेस पर प्रतिबंध चार्ल्स मैककेल द्वारा हटाया गया था, जबकि बंग बंग 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने किया था। तो ये जो इंग्लिश एजुकेशन बेंटिक जो हो जाएगा, ये चार्ल्स कैटलफील्ड जो था उसने प्रेस को रिमूव किया था। डुअल गवर्नमेंट जो था क्लाइव था और बेंटिक ने अंग्रेजी एजुकेशन के समय को किया था। द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास इन 1773। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के समय ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने, कंपनी की संचालित समिति का आमूल-चूल परिवर्तन करने तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करने और उसकी व्यापारिक ढांचाओं को राजनीतिक कार्य से संचालन योग्य बनाने हेतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। अब ये बहुत बड़ा है, इसमें आंसर दिया है, इसको यहीं तक सीमित रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म वाज पास्ड इन 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है, जो प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। अब इसको भी नहीं देख लेते हैं, चलो। केंद्रीय काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा महत्वपूर्ण बुराई मुसलमानों के लिए पृथ्वी निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। ऐसी व्यवस्था के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन के बीज बो दिया था, जो कालांतर में 1947 में भारत विभाजन का कारण बना। मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास आदि में विधान परिषदों की संख्या तथा उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। केंद्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों में एक भारतीय की नियुक्ति की गई। Out of the following Viceroy of India, in which time Indian Penal Code, Civil Code, Procedure Code
और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वर पास। भारत में निम्न वायसराय के किस काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डेफरिन। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कार्यकाल में न्यायिक सुधार के अंतर्गत इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए। इसी समय पारित इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कैनिंग के समय में ही 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया हुआ। लॉर्ड मायो के समय में भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराई गई। लॉर्ड लिटन के समय में स्ट्रेची अकाल आयोग की स्थापना हुई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट एक से एक पारित किए गए। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और तित बर्मा तथा बंगाल, अवध और पंजाब की टेनेंसी एक्ट पारित किए गए। कैबिनेट मिशन 1946 comprised of the three cabinet ministers. Which one of the following was not in the member? 1946 का जो कैबिनेट मिशन की 3 कैबिनेट मंत्रियों का गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तो थे, अलेक्जेंडर भी थे और क्रिप्स भी थे। लॉर्ड एमरी नहीं था। तो 1946 के गठित कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स के। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष के शेष 2 सदस्य थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज स्ट्रेंथेंड इन 1882। भारत में स्थानीय स्वतंत्र निकाय संस्था 1882 में सशक्त की गई लॉर्ड रिपन द्वारा। आगे चलते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड बाय बंग भंग के विरोधी आंदोलन कब किया था? 7 अगस्त 1905 को। तो बंग भंग का आदेश 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने दिया। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन आदेश लागू कर दिया जिसके चलते सारे बंगाल में शोक दिवस